ये सिर्फ एक खबर नहीं है, इसके बहुत सारे मायने हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। वायनाड से क्योंकि राहुल गांधी अपनी सीट को छोड़ेंगे, दो में से एक ही सीट को रख सकते हैं, दोनों जगह यानी रायबरेली वायनाड दोनों से वो जीते थे। लेकिन प्रियंका का ये आगाज बहुत सारे संकेत देता है भविष्य की राजनीति के लिए। इस बार कांग्रेस अपने प्रदर्शन, बेशक प्रदर्शन वो नहीं रहा कि सरकार ही बन जाए, लेकिन इसके बावजूद जो प्रदर्शन रहा वो एक तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाला था, क्योंकि एक अलायंस बनाया गया। अलायंस ने यूपीए की कुछ यादों को ताज़ा किया है, तो इसके बाद में कांग्रेस को अपनी ज़मीन, अपने पैर मजबूत करने का एक मौका मिला है और उसमें प्रियंका की एक अहम भूमिका रही है। तो प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के मायने क्या है? राजनीति में तो वो सक्रिय रही हैं, लेकिन चुनावी राजनीति से एक तो क्यों बचती रहीं, और दूसरा अब जब वो चुनावी राजनीति में उतर रही हैं तो भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर पहले आपको बता देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा बयान है, वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी और वायनाड से प्रियंका चुनाव लड़ती दिखाई देंगी। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ेंगी। रायबरेली से राहुल गांधी सांसद बने रहेंगे। रायबरेली से जब वो चुनाव लड़ रहे थे उसी वक्त ये बात तय हो गई थी कि दो में से कोई एक सीट ही राहुल गांधी रख पाएंगे, और उसमें बहुत मुमकिन है कि रायबरेली की सीट को वो बरकरार रखें। इससे पहले अमेठी से चुनाव लड़ते रहे राहुल गांधी। अमेठी और रायबरेली दोनों गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रही थीं। लगातार बड़े बड़े चेहरे यहां से चुनाव लड़ते रहे थे, लेकिन अमेठी से पिछली बार चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी के हाथों राहुल गांधी। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हवा चली, एक लहर सी चली उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी को तो हालांकि ज़बरदस्त सफलता मिली, लेकिन इसका फ़ायदा कांग्रेस को भी मिला। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों को अपने कब्जे में वापस लाने में कामयाब रही कांग्रेस। राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीता, जहां से सोनिया गांधी अभी तक सांसद थीं, और इस सीट को वो बरकरार रखेंगे। दोनों में से एक सीट छोड़नी थी, उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला लिया। और आपको याद होगा कि जब वायनाड में रोड शो किया था राहुल गांधी ने, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि आप मेरे फैसले से खुश होंगे, तो वहां उनका इशारा इसी तरफ था कि प्रियंका यहां से चुनाव लड़ती दिखाई देंगी। पार्टी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। बड़े सोच समझ के हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड, एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूँगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। तो ये राइज ऑफ प्रियंका भी है। ये बात सिर्फ किसी सीट को छोड़ने की या ये निर्णय लेने की नहीं है, यानी एक सोची समझी रणनीति दिखाई दे रही है। दरअसल ये पहलू इसलिए दिलचस्प हो जाता है कि प्रियंका के चुनाव लड़ने की बात तो पहले भी हो रही थी, खासतौर पर तब जबकि अलायंस के साथ में एक बड़े चुनावी मैदान में, बड़े रण में उतरे थे कांग्रेस के तमाम दिग्गज। ऐसे में प्रियंका का चुनाव न लड़ना, और आपको याद होगा जब अमेठी और रायबरेली पर मंथन चल रहा था, बिल्कुल आखिरी दिन, जो नामांकन का आखिरी दिन था, उस दिन ये चर्चा का विषय था। फिर किशोरी लाल जी को उतारा गया अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ, और ये निर्णय सही साबित हुआ, उन्होंने चुनाव को जीत लिया। वहीं रायबरेली से उतरे खुद राहुल गांधी, जो सोनिया गांधी की सीट हुआ करती थी। ये माना जा रहा था कि मां की सीट पर बहुत मुमकिन है कि प्रियंका चुनाव लड़ती दिखाई दें, और अमेठी से हो सकता है राहुल दोबारा लड़ें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोचा समझा निर्णय था, और आपने देखा किस तरीके, इसके बहुत सारे संकेत होते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का कद कांग्रेस के लिए अब एक बड़ी छवि के तौर पर है। प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष उनके चेहरे को चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से रखा गया था।
अलायंस के भी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखें तो राहुल गांधी का चेहरा इसमें आगे रहा। हालांकि अलायंस में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बड़ी मजबूती से लड़ते दिखाई दिए, फ़ायदा भी हुआ उनकी रणनीति का और उनकी ताकत देखने को मिली। ममता बनर्जी अलायंस में पूरी तरह से नहीं थी, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपना चुनाव लड़ा। इसी तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अलायंस को मजबूत किया। और अब जब बात कांग्रेस के प्रदर्शन की आई तो दक्षिण भारत कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि आंध्र प्रदेश में बड़ा झटका लगा, कर्नाटक में भी अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिहाज से देखें तो कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ पर अपेक्षित सफलता कांग्रेस को नहीं मिली जितना वो सोच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को झटके लगे तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बड़े झटके लगे हैं। आइए इस पर बातचीत करते हैं और इस पर कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। रत्नाकर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं और MY सिद्दीकी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। रत्नाकर जी आपका स्वागत है, सिद्दीकी साहब आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। सिद्दीकी साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ये बात सिर्फ किसी सीट को छोड़ने पकड़ने तक सीमित नहीं है, प्रियंका गांधी का एक तरीके से चुनावी राजनीति में पदार्पण हो रहा है। इसके क्या मायने और बहुत सोच समझकर बड़ा इंतजार करके यह निर्णय लिया गया है। हालांकि निर्णय पहले भी हो सकता था, अमेठी रायबरेली की जब बात चल रही थी तब शायद इतना आकलन नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नतीजों से उत्साहित होकर कांग्रेस ने यह निर्णय लिया। या आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पर? बहुत सुलझा हुआ फैसला है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत असर पड़ेगा। और प्रियंका जी में इंदिरा गांधी जी की झलक है, उसी तरह से प्रतिभाशाली हैं और लोगों से कनेक्टेड हैं। डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों से लगाव रखना, और जो इनमें है और ये व्यक्तिगत रूप से ये छवि है, सबसे मिलजुल के रहती है। तो इनका वायनाड से, उनसे केरला बहुत इनलाइटेंड स्टेट है, वहाँ से रिप्रेजेंट करके देश में कांग्रेस पार्टी की भी छवि सुधरेगी और इनका तो बहुत ही वाहवाह रहेगा और देश के लिए, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा असर रहेगा जी, दूरगामी असर। जी जी, देखिए रत्नाकर जी जो है वो बहुत विस्तृत तरीके से बड़ा रिसर्च के साथ में चीज़ों को बोलते हैं। तो मैं सिद्दीकी साहब एक दो प्रश्न फटाफट और आपके सामने रखता हूं, फिर रत्नाकर जी के पास जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल उनके लिए अभी होंगे मेरे पास। पहली चीज़ ये कि ये जो देरी से क्योंकि अभी तक बचती रही प्रियंका, इसकी क्या वजह आपको लगती है? और आपने कहा दूरगामी परिणाम होंगे, सोचा समझा हुआ बड़ा सुलझा हुआ निर्णय ये दिखाई दे रहा है। तो अभी जीत के बाद क्या एक सेफ गेम की तरह उतारा जा रहा है कि प्रियंका यदि आए तो एक जीत के साथ ही आए, किसी रिस्क में ना रहें, इसीलिए बाद में फैसला लिया गया? अब इसके बारे में यही ऐसा ही समझा जा रहा है। इनकी छवि बड़ी तगड़ी है, बहुत अच्छे नेता हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा नेता बहुत ही कम मिलते हैं जो लोगों से लगाव रखे, व्यक्तिगत रूप से कहीं भी किसी को कोई दिक्कत हुई, कोई कठिनाई में हो तो वहाँ पहुँच जाती थी। उनके साथ बैठना, उनके आंसू पोंछना, उनके दुख दर्द समझना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है डेमोक्रेसी में जी। एयर कंडीशन में बैठ के सब कोई बात कर लेता है घर, लेकिन शहर ज़मीन पर उतर करके लोगों के आंसू पूछना, ये महात्मा गांधी के भी नक्शे कदम पर है, एक तरह से नेहरू की तरह है। सबसे मिलना, लोगों से मिल मिलाव रखना, तो ये बहुत अच्छा है। देश के लिए उल्लास और खुशी की बात है जनता के लिए जी। रत्नाकर जी, सिद्दीकी साहब बड़े फैन लग रहे हैं प्रियंका के, और हो क्यों ना हो, क्योंकि हिमाचल की जीत, कर्नाटक का सेहरा उनके सिर पर बांधा गया, उनका बड़ा इफेक्टिव प्रदर्शन रहा। उत्तर प्रदेश में जो जीत मिली है अलायंस को पूरी, उसमें समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर एक बहुत ही अप्रत्याशित ऐतिहासिक जीत मिली है। लेकिन जिस अमेठी और रायबरेली को लेकर आप लोगों ने बहुत बातें कही कि भाई ये अमेठी क्या, ये रायबरेली से भी जाएंगे, वायनाड से भी चुनाव हार जाएंगे, वायनाड से भी जीत गए, रायबरेली से भी जीत गए और यहाँ तक कि अमेठी से किशोरी लाल भी जीत गए, तो ये तो आप लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय हो गया। नागर जी, मैं जानना चाहूँगा कि एक तरीके से भविष्य की राजनीति के लिए वो कांग्रेस तैयार हो रही है जिससे मुक्त भारत का सपना आप एक समय पर दिखाया करते थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, मैं अभी सिद्दीकी जी की भी बातें सुन रहा था, काफी मुरीद लग रहे थे वो प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के। निश्चित रूप से ऐसे ही लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में वो गांधी परिवार के और गांधी फैमिली के जो है वो काफी मुरीद रहते हैं और हमेशा से कांग्रेस पार्टी प्रथम परिवार के रूप में जो है गांधी परिवार को देखती है और कोई भी चीज होती है तो पहले उनको वरीयता दी जाती है, उसके बाद
कार्यकर्ताओं को वरीयता दिए जाते हैं, उसके बाद जो सक्षम लोग होते हैं उनको वरीयता दिया जाता है। मेरा तो बहुत लंबा अनुभव रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ में। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी जो है हमेशा एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की भूमिका में रहे हैं, और उनको अगर रणछोड़ गांधी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वो पहले अमेठी से लड़े, अमेठी से भाग के फिर वो गए वायनाड में, वायनाड से भाग के फिर वो आए रायबरेली में, रायबरेली से भाग के अब कहां जाएंगे वो देखने वाली चीज है। कहना ये इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि देखिए, राहुल गांधी जी कोई भी गंभीर जिम्मेदारी लेने से हमेशा बचते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, और उस CWC की मीटिंग में इनको प्रस्तावित किया गया था कि जो नेता प्रतिपक्ष ये लोकसभा में रहेंगे, क्योंकि बहुत सालों के बाद कांग्रेस पार्टी को ये एक मौका मिला है कि जब नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का कोई रहेगा। लेकिन राहुल गांधी जी को जब CWC के मेंबर्स बोले कि आप रहिए, तो वो अपनी जो है जिम्मेदारियों से भागते नजर आए, बोले कि नहीं, मुझे अभी नहीं रहना है, मैं देखूंगा बाद में। तो कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसको लोकसभा में एक उपस्थिति मैंडेट होती है, और उसको हर मुद्दे पे जो है एक स्ट्रेटेजी बना करके और सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है वहां पे लोकसभा में बोलना होता है, जो राहुल गांधी कर नहीं सकते, क्योंकि यह पार्ट टाइम नेता है। देखिए रत्नाकर जी, ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। अगर वो कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो ये होता है कि एक ही परिवार को मौका दिया जा रहा, नहीं लेते हैं तो कहा जाता है कि उनको छुट्टी मनाना है, वो भाग रहे हैं। दोनों बड़ी उलट बातें लगती हैं। नहीं, अभी इस बार भी देखिए, गांधी परिवार को ही वायनाड से मौका दिया जा रहा है, क्यों नहीं किसी वहां के लोकल जो व्यक्ति है, जो अरे अमेठी से किशोरी लाल जी को लड़ाया तो आप लोगों ने बोला वॉक ओवर दे दिया। आप दोनों अमेठी से जब लड़ाया किशोरी लाल जी को तो बोला वॉक ओवर दे दिया, कोई तगड़ा मुकाबला होना चाहिए था, वहां पे कार्यकर्ता लड़ाया। मैं दोनों क्वेश्चंस का विरोधाभास नहीं कर रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी की जो परिवार है, जो प्रथम परिवार है, उसकी सदस्य जो है प्रियंका गांधी, उनको भी प्राथमिकता पहले वायनाड में दिया गया। यहां पे CWC में जो है नेता प्रतिपक्ष है, उसकी भी प्राथमिकता पहले राहुल गांधी को दिया जा रहा है। तो आखिर में ये परिवारवाद आपको नहीं नजर आ रहा है कि इस परिवारवाद से कब ये मुक्त होंगे और कब ये आम जो जनता। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। इसमें एक पॉइंट निकल कर आता है, वो मैं जरूर शुभांकर जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं मंच में। शुभांकर जी, आपका स्वागत है। शुभांकर सरकार साहब, आपने शायद थोड़ी बातें सुनी होंगी रत्नाकर जी की, लेकिन मैं संक्षेप में बता दूं कि एक बार फिर बात घूमकर यहां पर आती है कि क्या प्रियंका का अभी तक चुनावी राजनीति में नहीं उतरना वो दबाव था जो परिवारवाद के नाम पर बीजेपी की तरफ से बनाया गया कांग्रेस पर, कोई और वजह थी? और अब एक बार फिर दोनों बहन भाई जब चुनावी राजनीति में होंगे तो बीजेपी का ये वाला नैरेटिव जो है और स्ट्रांग होगा। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो राहुल गांधी को भाजपा डरता है और नरेंद्र मोदी कहां से कहां भाग के आ गया। क्या वो वाराणसी का, यूपी का धरती का कोई सन ऑफ द सॉइल, क्यों भाग के इधर आ गया? अटल बिहारी वाजपेयी कहां से कहां लड़ा था। एक्चुअली भाजपा का नॉलेज बहुत कम होता है, हर नेता का हार्ड वर्क होता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, पहला अध्ययन करना चाहिए, अपना तस्वीर देखना चाहिए। प्रियंका को मत सोचिए, राहुल गांधी को मत सोचिए, सोचिए आपका जो गारंटी वाला कार्ड था, वो गारंटी वाला कार्ड अभी क्यों बर्बाद हो गया। अभी आज उनको दो आदमी का कंधा पर चल के आज बात करना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी देश का नेता है और राहुल गांधी जनता का नेता है। वो भाजपा की बहुत आदमी राहुल गांधी को पसंद करता है। आने वाला दिन में आज भाजपा का जो प्रवक्ता है वो भी पीछे जाएगा राहुल गांधी का, दौड़ते दौड़ते जाएगा। क्यों? हिंदुस्तान में इंसान को बचना है, कांग्रेस का पीछे जाना है और राहुल गांधी का विचारधारा पर चलना है जी। और भाजपा का जो नेता है उनका कोई विचारधारा नहीं है। वो आजादी में वो डिक्लेरेशन देके हिंदुस्तान का धरती का ऊपर चलते थे। ठीक है, आपने कुछ बातें महत्वपूर्ण कही और ये मेरे जहन में आ रहा था जब रत्नाकर जी कह रहे थे कि यहां से भागकर वहां लड़ लिया, तो ये तो रणनीतिक फैसले होते हैं। तमाम बड़े नेता यहां से वहां जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण कांग्रेस के अंदाज में शुभंकर जी ने दिया है। लेकिन रत्नाकर जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं और एक बात ये भी बहुत स्पष्ट है कि प्रियंका जिस तरीके से, और प्रियंका राहुल दोनों, इन दोनों का जो राइज देखने को मिला, आप बेशक परिवारवाद बार बार कहते हैं, लेकिन एक बड़ा लंबा समय, बड़ा लंबा वक्फा दिया
दिया, अलग अलग जिम्मेदारियों पे इन लोगों ने समय दिया है और आज इस स्थिति में आए हैं कि शुभांकर जी या तमाम जो कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस के वो उनको अपने नेता के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा था कि देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का भी रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज्यादा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है राहुल गांधी के नेतृत्व में, और उनके नाम पे जब चुनाव लड़ी है, ये भी रिकॉर्ड राहुल गांधी के नाम पे रहा। और यही प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, जब महासचिव थी, तो उस समय विधानसभा का चुनाव हुआ था। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कंप्यूटर देंगे, स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे, ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे। क्या हुआ? विधानसभा में सिर्फ एक सीट जीत पाई ना। तो कहीं ना कहीं इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे जनता यही समझती है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, इनके दर्शन छोटे ही होने वाले हैं। अब ये बताइए, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि लोकसभा में जो व्यक्ति अपनी भूमिका सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष होए और यह देश के लोकतंत्र के मंदिर में जा करके और वहां पे प्रश्न पूछे, वो तो इनसे हो नहीं पा रहा है। और कांग्रेस पार्टी उनको पीएम बनाने के लिए अलग अलग लॉन्च पैड से अलग अलग तरीके से लॉन्च करने की कोशिश में लगी हुई है। तो ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। पर रत्नाकर जी, इस बार बाल बचे, इस बार बाल बचे कहां पे? लोकसभा चुनाव के नतीजों में। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आंकड़ा दो ही आंकड़ा दूंगा सिर्फ। एक आंकड़ा तो वह देता हूं मैं कि पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में टोटल जितना इन्होंने पाया है ना, उतना हमने उससे कहीं ज्यादा हमने 240 पाया है इस लोकसभा के चुनाव में। आप पहली चीज। बहुत ताकतवर हुए। और आप जब अभी प्रियंका की या बाकी बातें कर रहे थे तब भी मैं ये कहना चाहता था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि उस समय उनकी हालत ही अलग थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता के सामने लड़ रहे थे। पीएम मोदी का एक अलग रुतबा रहा, एक अलग उनकी राजनीति का अनुभव रहा उनके साथ। लेकिन आज की बात करिए, आज ये लोग परिपक्व हो रहे हैं, हिमाचल कर्नाटक का सेहरा है, एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, ताकत बढ़ रही है कांग्रेस की। मैं वही कह रहा हूं कि मैं वही बता रहा हूं आपको, ताकत बढ़ रही है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 1984 के बाद जितनी सीटें मिली थी इनको पूर्ण बहुमत की, तभी एक बार सरकार बनी थी इनकी। उसके बाद 40 साल हो गए, 40 साल से पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार बनी नहीं है। अब अगले 30 साल में भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं, और इनके ये इंपॉर्टेंट बात है सिद्दीकी साहब, क्या वोटों का पोलराइजेशन इस चुनाव में हुआ है मुस्लिम मतदाताओं के दम पर? ये तुष्टीकरण की बात जो बीजेपी बार बार कहती है, क्या मुस्लिम मतदाताओं के दम पर कांग्रेस मजबूत हो रही है और बहुसंख्यक समाज फिर से पोलराइजेशन होगा तो ये बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन होती है हमेशा? इसको थोड़ा सा आप समझाएं कि कांग्रेस की राजनीति किस दिशा में जा रही है पोलराइजेशन के लिहाज से। पोलराइजेशन तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। जहां तक मुस्लिम की अपीसमेंट की बात है, उसमें कुछ नहीं है, उस ग्राउंड रियलिटी कुछ बिल्कुल उससे अलग है। मुसलमानों की हालत शेड्यूल कास्ट से भी बदतर है, सरकारी आंकड़े ने साबित कर दिया है। और ये तो इनका प्रोपगंडा है, लोगों को उलझा करके, गुमराह करके वोट बटोरने का। उसी तरह से सांप्रदायिक और नफरत फैला करके और लोगों को छलावा दे करके कि हम 15 लाख रुपए ला देंगे खाते में, आपको नौकरी 2 करोड़ देंगे साल में, इसी तरह के ये करके। लेकिन कुछ किया नहीं, ठग लिया। और जीएसटी में पुअर को टैक्स करके, गरीबों को टैक्स करके और अमीरों को फायदा पहुंचाया, अमीरों को ज्यादा रिलीफ दिया। तो तुष्टीकरण मुसलमानों कहाँ है? वो तो 4% नीचे है। रत्नाकर जी का कमेंट ले, उससे पहले शुभांकर जी, तुष्टीकरण पे आपकी भी बात आप बोले। तुष्टीकरण की राजनीति, वोटों का पोलराइजेशन, क्या एक बार फिर वो ठप्पा लगाने में और जो बीजेपी का नैरेटिव रहा है इस चुनाव में भी जो बड़ा मुद्दा बनाया, वो सही साबित होता नहीं दिखाई दे रहा, जैसा रत्नाकर जी का कहना है? देखिए, जो प्रवक्ता होगा उसका फिर मैं बोल रहा हूं अध्ययन करना जरूरी होगा। भाजपा का 2 सीट था। देश का ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी यही है, भाजपा आज राज कर रहा है, ये कांग्रेस का कारण। कांग्रेस देश में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया, इसलिए आज उनको मौका मिला। और मैं बोलना चाहता हूं, आप देखिए, जो हिंदुस्तान में लोग नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, आज ऑपोजिशन क्लोजिंग कमेंट रत्नाकर जी, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा आपने दिया, लेकिन कांग्रेस का उदय हो रहा है। एक क्लोजिंग कमेंट संक्षेप में।
अब अगर आप कह लीजिए कि कांग्रेस 543 सीटों में अगर 100 का आंकड़ा भी नहीं अगर छू पाती है, तो ये इनके लिए राइजिंग और नीचे नहीं गए, पहले से बेहतर हुआ, इसी लिहाज से बोले कि अरे अब कोई 100 नंबर में फेल हो रहा है 30 नंबर से, अगर वो 25 नंबर से फेल हो गया तो फेल ही होता है ना, उसको आप थोड़ी कह सकते कि पास हो गया। अब भाई पप्पू पास हो जा रहा है, अब ये लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो अलग बात है, लेकिन मैं तुष्टीकरण की राजनीति पे आना चाहता हूं और क्लोजिंग संक्षेप में प्लीज रत्नाकर। आज बताइए चुनाव में जो है वो कांग्रेस पार्टी वोट जिहाद के नाम पर वोट मांग रही थी कि नहीं मांग रही थी? ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जो पिछड़ों का, SC ST और पिछड़ों का आरक्षण छीन करके और एक विशेष समुदाय को 4% कर्नाटक में रिजर्वेशन देने का काम करे, तो वही कांग्रेस पार्टी है ना जो हमको कह रही है तुष्टीकरण की। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जो अपने इस पर हम एक चर्चा अलग से रखेंगे जरूर रत्नाकर जी। ये वाला जो मुद्दा है बड़ा मुद्दा, आज का मुद्दा था प्रियंका जो है अब वायनाड से चुनाव लड़ती दिखाई देंगी और चुनावी राजनीति में उनका कदम है। शुभांकर जी आपका, रत्नाकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्दीकी साहब आप भी लगातार हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही।